आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ एक्सोप्लैनेट के बारे में बताएंगे जिनका आसमानी नजारा काफी रोमांचक और सुंदर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा स्थित है उसका नाम है सूर्य, किंतु हमारे सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा स्थित है उसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। यह एक लाल बौना तारा है जो हमारे सूर्य के अपेक्षाकृत काफी छोटा है और सूरज से ठंडा है। इसकी सतह का तापमान केवल 2769 डिग्री सेल्सियस है, वहीं हमारे सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए इसमें जीवन की संभावना वाला दायरा यानी कि हैबिटेबल जोन इसकी सतह के काफी करीब है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पृथ्वी के अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा है और इसका मास भी पृथ्वी के अपेक्षा कुछ अधिक है। यह प्रोक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है। हालांकि संभावित रूप से यह ग्रह रहने योग्य नहीं है, क्योंकि यह अपने तारे के काफी नजदीक स्थित है और इसके कारण इसका पेरेंट्स स्टार लाल बौना तारा होने के कारण इस ग्रह पर बहुत ही अधिक मात्रा में रेडिएशन पहुंचता है, क्योंकि किसी भी लाल बौने तारे से बहुत ही अधिक मात्रा में रेडिएशन निकलता है। इस वजह से इस ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति की संभावना कम हो जाती है, किंतु इसके सरफेस से आप इसके पेरेंट्स स्टार को एक लाल गेंद की तरह देखेंगे और इसके अलावा आपको आकाश में 2 अन्य और भी सूर्य दिखाई देंगे, जो दृश्य आपका मन मोह लेगा। नंबर 2, प्लूटो। साल 2006 से पहले प्लूटो को सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह होने का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 2006 के बाद इसे इस सूची से हटा दिया गया, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार किसी ग्रह के अंदर जो गुण होने चाहिए वह प्लूटो में नहीं था, जिस वजह से इसे बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। प्लूटो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से लगभग 30 से 50 गुना अधिक दूर स्थित है, जिस वजह से जहां सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, वहीं इससे प्लूटो तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे का समय लग जाता है। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लग जाते हैं। यहाँ एक दिन पृथ्वी के मुकाबले 6.4 दिन का होता है, यानी इस ग्रह के 24 घंटे लगभग 153 घंटे के बराबर होते हैं। यह सूर्य से बहुत ही दूर स्थित है, जिस वजह से आपको लगता होगा कि इस पर काफी अंधेरा होता होगा, लेकिन इस बौने ग्रह पर इतना भी अंधेरा नहीं होता है। हालांकि सूर्य आकार के मामले में प्लूटो की सतह से एक तारे की तरह दिखता है, किंतु फिर भी जैसा पृथ्वी पर पूर्ण चंद्रमा यानी कि फुल मून के दौरान रोशनी होती है, उसकी तुलना में यह सैकड़ों गुना अधिक चमकीला होता है। इसकी सतह से आपको इसके 5 नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा दिखाई देंगे। प्लूटो के कमजोर वातावरण में कुछ धुंधले कण सूर्य के प्रकाश को इस तरह से बिखेरते हैं कि प्लूटो के आकाश में एक गहरा नीला रंग दिखाई पड़ता है, जो देखने में काफी अद्भुत लगता है। नंबर 3, मून। क्या आप जानते हैं कि रात के समय जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है वह प्रकाश असल में चंद्रमा का नहीं होता है, बल्कि सूरज का होता है। दरअसल सूर्य का प्रकाश रात के समय जब चंद्रमा पर पड़ता है तो यह परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है, जिसे हम चांदनी भी कहते हैं। धरती से चांद का केवल 59% हिस्सा ही दिखाई देता है। ये हमारी पृथ्वी के सबसे पास का पिंड होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक केवल 12 इंसान ही जा पाए हैं। धरती की तरह चांद पर भी भूकंप आते हैं, जिसे मून क्वैक्स कहा जाता है, किंतु जहाँ धरती पर आने वाले भूकंप कुछ सेकंड तक ही चलते हैं, वहीं मून पर आने वाला भूकंप 1 घंटे या फिर आधे घंटे का भी हो सकता है। हालांकि ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। चांद पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर अपनी कक्षा में घूम रहा है। इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस 1,740 किलोमीटर है, जो बौने ग्रह प्लूटो से भी ज्यादा है। मून इकलौती ऐसी जगह है जहां से हम पृथ्वी को घूमता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है। अर्थराइज पृथ्वी और चंद्रमा की कुछ सतह की एक तस्वीर है, जिसे 24 दिसंबर 1968 को अपोलो 8 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स ने चंद्रमा की कक्षा यानी कि ऑर्बिट से लिया था, जिसमें कुछ हिस्सा चंद्रमा का और कुछ हिस्सा पृथ्वी का दिख रहा है। फोटोग्राफर गैलिन रोवेल ने इसे अब तक की सबसे प्रभावशाली पर्यावरणीय तस्वीर यानी कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटल फोटोग्राफ्ड एवर टेकन के रूप में डिस्क्राइब किया है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण इससे पृथ्वी को देखने पर यह आसमान में क्रिस्टल संगमरमर की तरह दिखाई पड़ता है। नंबर 4, केपलर 186f। ये ग्रह हमसे लगभग 500 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है और यह एक पथरीला ग्रह है।
जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है, जिस वजह से इस ग्रह पर जीवन बसाया जा सकता है या भविष्य में कभी जीवन पनप सकता है। इस ग्रह को पहली बार केपलर स्पेस टेलीस्कोप से 17 अप्रैल 2014 को देखा गया था। यह ग्रह अपने लाल रंग के बौने तारे के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। यह पृथ्वी के अपेक्षाकृत 10% बड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर जल तरल रूप में मौजूद हो सकता है, और ये तो हम जानते ही हैं कि जल ही किसी प्रारंभिक जीवन के लिए जिम्मेदार तत्वों में से एक होता है, जिस वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर जीवन पनप सकता है। हालांकि यह ग्रह पृथ्वी की तुलना में थोड़ा ठंडा है, किंतु यहाँ का औसत तापमान पानी के जमाव बिंदु से थोड़ा ऊपर है। जहाँ हमारी पृथ्वी अपने तारे का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है, वहीं यह ग्रह अपने तारे का एक चक्कर केवल 130 दिनों में ही पूरा कर लेता है, क्योंकि इसका लाल बौना तारा अपेक्षाकृत छोटा है। पृथ्वी की तुलना में केपलर 186f पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, क्योंकि यह ग्रह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। इस वजह से इस ग्रह का आकाश हमारे आकाश की तुलना में अलग दिखाई देगा। केपलर 186f के आसमान में हमें एक छोटा और मंद सूरज दिखाई देगा, और इसका आकाश एक गहरे लाल रंग का दिखाई देगा, जैसा कि हमारी पृथ्वी से सूर्यास्त के समय दिखाई देता है, जो कि देखने में एक अद्भुत नजारा होगा। नंबर 5, यूरोपा। इटली के महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने 1610 में जुपिटर ग्रह की परिक्रमा कर रहे इसके 4 विशाल मून्स यानी कि यूरोपा, आयो, गैनीमेड और कैलिस्टो की खोज की। इसी वजह से इन्हें गैलीलियन मून्स के नाम से भी जाना जाता है। नासा ने जुपिटर ग्रह और उसके मून का अध्ययन करने के लिए 1989 में गैलीलियो मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन के दौरान हमें जुपिटर ग्रह और उसके मून को लेकर कई अद्भुत और चौंकाने वाले रहस्यों का पता चला। इस मिशन से हमें पता चला कि यूरोपा के सरफेस पर कई किलोमीटर जमे हुए बर्फ हैं, और इस जमे हुए बर्फ के नीचे भी विशाल लिक्विड साल्ट वाटर के ओशन मौजूद हो सकते हैं। आगे चलकर एक दूसरे अध्ययन में ये बात फिर से सामने आई कि यूरोपा पर करीब 20 किलोमीटर विशाल बर्फ की सतह के नीचे लगभग 80 किलोमीटर गहरा महासागर मौजूद हो सकता है, जिस वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर पृथ्वी की तुलना में कई गुना अधिक पानी है, और उनके अनुसार यूरोपा के इन समुद्रों में जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, जिस वजह से हो सकता है कि इसके गहरे समुद्र में किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि यूरोपा के विशाल समुद्रों में माइक्रोबियल लाइफ मौजूद हो सकती है, और इस दृष्टिकोण से यूरोपा हमारे सौरमंडल का ऐसा उपग्रह है जिस पर वैज्ञानिक जीवन की खोज कर सकते हैं। इन्हीं सभी कारणों से नासा ने 25 अगस्त 2019 को ऐलान किया कि वह यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर नाम के मिशन पर काम कर रहा है, जिसे 2023 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। यूरोपा की सतह से देखने पर इसके आसमान में आपको बृहस्पति ग्रह दिखाई देगा, जो चंद्रमा की तुलना में काफी अधिक नजदीक प्रतीत होगा, और यहाँ बृहस्पति ग्रह चंद्रमा की तुलना में लगभग 25 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। नंबर 6, रोग वर्ल्ड्स। ब्रह्मांड में कोई भी पिंड जो अपने तारे या ग्रह की ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो गया हो, साथ ही उसकी परिक्रमा ना करता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को रोग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये कोई छोटा सा कॉमेट या विशाल ग्रह हो सकता है। ऐसे ऑब्जेक्ट आवाराओं की तरह ब्रह्मांड के अंधेरे में अकेले घूम रहे होते हैं, जहाँ पर दूर दूर तक कोई प्रकाश स्रोत नहीं होता है, जिस वजह से ऐसे पिंड पर बहुत ही घना अंधेरा होता है। इस ग्रह से देखने पर इसका आसमान पूरी तरह से काला, बिना कोई तारे और सूर्य के दिखाई देता है। यहाँ एक निरंतर चलने वाली रात होती है, जो शायद कभी ना खत्म होती हो। ऐसे ग्रहों की संख्या एक नहीं बल्कि अकेली हमारी आकाश गंगा में ही अरबों में हो सकती है, किंतु इसके बावजूद भी ऐसे ग्रहों के पास अपना खुद का चंद्रमा मौजूद हो सकता है, जो इसकी परिक्रमा कर रहा हो। ऐसे ग्रहों पर विशाल महासागर भी मौजूद हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ऐसे ग्रहों पर कोई महासागर होगा भी तो वह बर्फ के रूप में होगा, किंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। किसी रोग प्लैनेट पर ऐसा भी हो सकता है कि महासागर तरल के रूप में मौजूद हो, जैसे कि एनसेलेडस और यूरोपा पर मौजूद महासागर एक विशाल गैसी ग्रह के ज्वारीय ताप यानी कि टाइडल हीट के द्वारा तरल रूप में मौजूद हैं। नंबर 7, वीनस। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, और इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है, किंतु बावजूद इसके ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बना हुआ है, जिसका कारण है इस ग्रह का वायुमंडल।
जो कुछ इस प्रकार का है कि सूर्य की गर्मी को बहुत ही अधिक मात्रा में अवशोषित करता है और इस ग्रह के वायुमंडल से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिस वजह से यह ग्रह दिन और रात दोनों ही समय में काफी अधिक गर्म बना रहता है। इसका तापमान आमतौर पर 425 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि लेड धातु को भी पिघला सकता है। शुक्र ग्रह की सतह पर पहाड़, घाटियां और सैकड़ों ज्वालामुखी हैं और वास्तव में शुक्र ग्रह के सरफेस पर सौरमंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में अधिक ज्वालामुखी हैं। हालांकि इसमें से कई ज्वालामुखी अब निष्क्रिय हो चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वीनस का कोर चट्टानी मेंटल और सिलिकेट क्रस्ट से बना है। इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड का भंडार है और इसके घनी बादलों में 75 से 95% सल्फ्यूरिक एसिड है, जो जीवन के लिए एकदम घातक है। इतना ही नहीं, शुक्र ग्रह की सतह पर वायुमंडलीय दबाव बहुत ही अधिक है। इतना दबाव समुद्र के कई किलोमीटर नीचे होता है। इस ग्रह की सतह पर कोई भी छोटा गड्ढा नहीं है, क्योंकि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले एस्टेरॉयड या कोई भी पिंड इसके वायुमंडल में होने वाले अत्यधिक घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। शुक्र ग्रह की एक खास बात यह है कि यह सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक गोलाकार कक्षा में सूरज का चक्कर लगाता है। इस ग्रह की सतह से लगभग 55 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर शुक्र के वातावरण का दबाव और तापमान लगभग पृथ्वी के समान होता है, किंतु यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इस वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि हम शुक्र ग्रह के बादलों में एक फ्लोटिंग सिटी बनाकर रह सकते हैं। इस ग्रह पर हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी सतह से सूरज दिखाई नहीं देता है। नंबर 8, टाइटन। टाइटन हमारी सोलर सिस्टम में मौजूद ऐसा उपग्रह है जिस पर मानव सभ्यता को स्थापित किया जा सकता है। टाइटन का वायुदाब लगभग पृथ्वी के बराबर यानी कि 1.5 टाइम्स ही है। पृथ्वी के अलावा यदि हमारे सोलर सिस्टम में देखा जाए तो टाइटन ही एकमात्र ऐसा पिंड है जिस पर नदियां और झील मौजूद हैं। ये सभी नदियां और झील तरल रूप में टाइटन पर मौजूद हैं। किंतु हाँ, ये बात भी है कि जहाँ पृथ्वी की झीलों में पानी होता है, वहीं टाइटन के इन झीलों और नदियों में ईथेन और मीथेन भरा पड़ा है। यहाँ का औसत तापमान भी -179 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी अधिक ठंड पड़ने के कारण टाइटन पर पानी बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा, जबकि इतनी अधिक ठंड पड़ने के कारण भी मीथेन जैसी गैस भी टाइटन पर लिक्विड के रूप में रहती है। वैज्ञानिक टाइटन पर मीथेन से भरी झीलों और नदियों के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इन झीलों में जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से करोड़ों साल पहले पृथ्वी के समुद्र में पनपा था। किंतु टाइटन पर पनपने वाला जीवन पृथ्वी पर पनपने वाले जीवन की तुलना में बहुत ही अलग होगा। टाइटन की सतह से देखने पर इसके आसमान में आपको शनि ग्रह दिखाई देगा, जिसके चारों ओर मौजूद रिंग भी बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेंगे और इसका आकार चंद्रमा की तुलना में बहुत बड़ा दिखाई देगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।